नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सफल टेक्निकल क्लासेस में। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आपका अपना टॉपिक चल रहा था डीसी जनित्र। तो उसमें मेरे प्यारे दोस्तों डीसी जनित्र में हम उसके पार्ट्स के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। डीसी जनित्र के भाग, डीसी जनित्र के भाग अर्थात पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। इसमें से मैंने आपसे कहा था कि इसके मैंने स्ट्रक्चर, इसकी संरचना, इसके पार्ट्स के बारे में पिछली क्लास में मैंने आपको चर्चा की थी। अब मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, आज हम कल इसका एक पार्ट्स हमने पढ़ा था और वो पार्ट्स था कौन? बॉडी। उसके बारे में हम चर्चा कंप्लीट कर चुके। आज हमारा अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट अगला भाग होगा और वो हेडिंग होगी आपकी, डालिए आर्मेचर। क्या होगी मेरे प्यारे दोस्तों? आर्मेचर। आर्मेचर क्या होगी मेरे प्यारे दोस्तों? आर्मेचर। अब समझना कि आर्मेचर के बारे में आल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है आज, कि रियलिटी में क्या होता है, डीसी जनित्र के अंदर आर्मेचर का वर्क क्या होता है, इसकी क्या संरचना होती है, किसका बना हुआ होता है, काम क्या करता है ये। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो आर्मेचर है, आर्मेचर है तो आप कहेंगे डीसी जनित्र का, किसका? डीसी जनित्र का घूमने वाला भाग, घूमने वाला भाग क्या कहलाता है? आर्मेचर कहलाता है या आर्मेचर होता है। क्लियर? डीसी जनित्र का घूमने वाला भाग है। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया कि निम्न में से वह कौन सा भाग है डीसी जनित्र का जो घूमता है, अर्थात घूर्णन गति करने वाला भाग है। ऑप्शन में कम्यूटेटर, कार्बन, ब्रोस, बॉडी, आर्मेचर। तो जवाब क्या जाएगा? आर्मेचर। डीसी जनित्र का घूमने वाला भाग क्या कहलाता है? आर्मेचर। नेक्स्ट पॉइंट, फिर लाडलो यहां मेरे प्यारे दोस्तों ये समझ में आता है कि इसका आकार क्या होता है, किसका? आर्मेचर का। तो आपको बताना है आर्मेचर का आकार बेलनाकार होता है, सिलेंड्रिकल। कैसा होता है? सिलेंड्रिकल अर्थात बेलनाकार होता है। मोस्टली क्वेश्चंस हैं आर्मेचर का आकार कैसा होता है? बेलनाकार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये आर्मेचर जो है ना किस धातु से निर्मित होता है? आर्मेचर सिलिकॉन स्टील धातु का बना होता है। किस धातु का बना होता है? सिलिकॉन स्टील का बना होता है, सिलिकॉन स्टील का बना होता है। क्लियर हुई कहानी मेरे प्यारे दोस्तों? आर्मेचर डीसी जनित्र किसे कहते हैं? आप जवाब दोगे डीसी जनित्र का घूमने वाला भाग आर्मेचर कहलाता है। आर्मेचर का आकार कैसा होता है? आर्मेचर का आकार बेलनाकार होता है। आर्मेचर किसका बना होता है? सिलिकॉन स्टील का बना हुआ होता है। अब देखिए यहां पर ये जो आर्मेचर है इस पर क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? छोटे 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 स्लॉट कटे हुए होते हैं, खांचे कटे हुए होते हैं। तो मैं कहूंगा आर्मेचर पर, किस पर? आर्मेचर पर वाइंडिंग स्थापित करने के लिए, आर्मेचर पर बाइंडिंग स्थापित करने के लिए जो खांचे कटे होते हैं, जो खांचे कटे हुए होते हैं, कटे हुए होते हैं, उन्हें स्लॉट कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? स्लॉट कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। आपसे पूछ ले आर्मेचर की कॉर्ड पर, आर्मेचर पर बाइंडिंग स्थापित करने के लिए जो खांचे कटे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्लॉट। जैसे कि मैंने कल स्ट्रक्चर में बताया, सपोज इस कंडीशन से आपका कोई आर्मेचर है,
इस पर आपके बाइंडिंग स्थापित करने के लिए ये आपके स्लॉट कटे हुए हैं, ये जो खांचे कटे हुए हैं, ये जो अब ये हिस्सा आपको दिख रहा है, इसका नाम क्या है? स्लॉट है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? इसी का नाम स्लॉट है। कि इस तरीके से कोई आर्मेचर है और आर्मेचर पर बाइंडिंग स्थापित करने के लिए अभी आगे चलेंगे, जो स्लॉट कटे हुए होते हैं, जो खांचे कटे हुए होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्लॉट कहते हैं। अब बात आती है कि स्लॉट कितने प्रकार के होते हैं। ये जो आर्मेचर पर स्लॉट कटे होते हैं, ये स्लॉट 3 प्रकार के होते हैं। आर्मेचर पर, मेरा कहने का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, आर्मेचर पर वाइंडिंग स्थापित करने के लिए जो खांचे बने हुए होते हैं, उन्हें हम स्लॉट कहते हैं। ये जो आर्मेचर पर बाइंडिंग स्थापित करने के लिए जो स्लॉट अर्थात जो खांचे कटे होते हैं ना, उन्हें स्लॉट कहते हैं। और ये कितने प्रकार के कटे होते हैं? 3 प्रकार के। तो स्लॉट 3 प्रकार के होते हैं, याद रखना है। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। वो कौन कौन से हैं 3 प्रकार? नंबर 1 है, नंबर 1 है 3 प्रकारों में खुले स्लॉट, खुले स्लॉट, अर्धबंद स्लॉट, अर्धबंद स्लॉट, एक है आपका बंद स्लॉट, बंद स्लॉट। अर्थात मैं यूं कहूं, ओपन स्लॉट, सेमी क्लोज स्लॉट और क्लोज स्लॉट। खुले स्लॉट, अर्धबंद स्लॉट, बंद स्लॉट। अब मेरे प्यारे दोस्तों एक बार रिपीट करो, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। आज हमें आर्मेचर कंप्लीट करना है। एक एक क्वेश्चन आर्मेचर का हमें समझना है। देखिए आर्मेचर क्या है, तो आप पहला क्वेश्चन याद रखोगे, डीसी जनरेटर का घूमने वाला भाग आर्मेचर होता है। आर्मेचर का आकार बेलनाकार होता है। आर्मेचर किस धातु का बना होता है? आर्मेचर सिलिकॉन स्टील का बना होता है। ठीक है। आर्मेचर पर बाइंडिंग स्थापित करने के लिए जो खांचे कटे हुए होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? वो है स्लॉट। क्या है? स्लॉट। स्लॉट कितने प्रकार के होते हैं? आर्मेचर पर स्लॉट जो कटे हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, खुले स्लॉट, अर्धबंद स्लॉट, बंद स्लॉट। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं, अपन इनके बारे में और भी समझते हैं कि भाई क्या होते हैं खुले स्लॉट, कैसे होते हैं। बस थोड़ा सा आपको समझना है, इनके बारे में हमें अध्ययन करना है। अभी आर्मेचर कंप्लीट नहीं हुआ। नंबर 1 हेडिंग डालिए, खुले स्लॉट। ये ओपन होते हैं, ओपन स्लॉट होते हैं। कैसे होते हैं? ओपन होते हैं, खुले होते हैं। देखिए आपको ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में रखना है कि जो आपके खुले स्लॉट हैं, जो आपके खुले स्लॉट है, इन्हें हम कैसे होते हैं? देखिए ऐसे स्लॉट या ऐसे खांचे, मैं कहूंगा ऐसे खांचे जो समान चौड़ाई में कटे हुए होते हैं, जो समान चौड़ाई में कटे होते हैं, समान चौड़ाई में कटे हुए होते हैं, कटे हुए होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वे खुले स्लॉट कहलाते हैं। वे मेरे प्यारे दोस्तों क्या कहलाएंगे? खुले स्लॉट कहलाते हैं। क्या बात क्लियर हुई? नहीं, आप कहेंगे सर अभी समझ में नहीं आया। मतलब ये हुआ, पहली बात तो स्लॉट क्या है? आर्मेचर पर वाइंडिंग स्थापित करने के लिए जो खांचे कटे होते हैं, उन्हें हम स्लॉट कहते हैं। भाई अपन भी देखते हैं, जब हम पंखे की बाइंडिंग करते हैं, कूलर की बाइंडिंग करते हैं, तो उनमें कुछ खांचे कटे हुए देखे होंगे आपने, जिसमें हम बाइंडिंग का कॉपर वायर हम फंसाते हैं। इस कंडीशन से आपने देखा होगा, इस कंडीशन से स्लॉट कटे हुए होते हैं। अब मान लीजिए ये इस तरीके से ये आपने देखा होगा। मान लीजिए मैं यूं कह सकता हूं, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, अब ये खांचे से काट दिए मैंने, कुछ अलग अलग हिस्से बना दिए, इस तरीके से हिस्से बना दिए, तो ये आपके कुछ क्या स्लॉट कटे हुए होते हैं। अब मैं कुछ कह रहा हूं, ये 3 प्रकार के खुले स्लॉट,
ऐसे खांचे जो समान चौड़ाई में कटे होते हैं वे खुले स्लॉट कहलाते हैं। ये कैसे कटे होते हैं, देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये समान चौड़ाई में कटे होते हैं, जैसे इस कंडीशन से होते हैं। जैसे आप कहेंगे, आपको देखने को मिलेगा ये इस कंडीशन से कटे होते हैं। देखिए इनकी चौड़ाई क्या है, देखो इसकी भी ये समान है, इसकी ये समान है, इसकी भी समान है, इसकी भी समान है। तो ये आपका जो खांचा कटा होगा ना, ये कैसे खांचे कहलाएंगे, खुले स्लॉट कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे, खुले स्लॉट कहलाएंगे। जो समान चौड़ाई में कटे हैं, जो कैसे कटे हुए हैं, समान चौड़ाई में कटे हुए होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, खुले स्लॉट कहेंगे। देखो इसकी ये खांचा जो बन रहा है, ये जो खांचा बन रहा है, इसकी क्या है, समान चौड़ाई है, तो ये कौन से स्लॉट कहलाएंगे, आपके खुले स्लॉट कहलाएंगे। तो बात क्लियर हो गई होगी। ऐसे स्लॉट जो समान चौड़ाई में कटे होते हैं उन्हें हम खुले स्लॉट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में अभी आपने देखा है कि 3 प्रकार के स्लॉट है। अभी दूसरे नंबर पे कौन सा स्लॉट हम पढ़ने जा रहे हैं, दूसरे नंबर पे है आपका अर्धबंद स्लॉट, अर्धबंद स्लॉट। देखिए क्या होता है, ये सेमी क्लॉज होते हैं। कैसे होते हैं, सेमी क्लॉज होते हैं, सेमी क्लॉज होते हैं। सेमी क्लॉज का मतलब होता है ये अर्धबंद होते हैं, सेमी क्लॉज होते हैं। अब देखिए अर्धबंद है, सेमी क्लॉज स्लॉट होते हैं। ऐसे खांचे जो समान चौड़ाई में नहीं, ऐसे खांचे जो शीर्ष भाग पर, जो शीर्ष भाग पर कम चौड़ाई में कटे होते हैं, कम चौड़ाई होती है। ऐसे खांचे जो शीर्ष भाग पर कम चौड़ाई और आधार भाग पर, और आधार भाग पर अधिक चौड़ाई में कटे होते हैं, अधिक चौड़ाई में कटे होते हैं, में कटे होते हैं, कटे होते हैं। वे क्या कहलाते हैं, वे अर्धबंद स्लॉट कहलाते हैं। अर्धबंद क्या कहलाते हैं, वो अर्धबंद स्लॉट कहलाते हैं, स्लॉट कहलाते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ऐसे खांचे जो शीर्ष भाग पर कम चौड़ाई होती है और आधार भाग पर, कैसे भाग पर, आधार भाग उनका कैसा होता है, आधार भाग अधिक चौड़ाई में कटे होते हैं। शीर्ष भाग कम चौड़ाई और आधार भाग अधिक चौड़ाई में कटा होता है, वे अर्धबंद स्लॉट कहलाता है। बात समझ में नहीं आई भैया, जैसे देखना, कोशिश करना, इस कंडीशन से, इस कंडीशन से आपने ये बनाया। अब यहां से ऐसे ऐसे इनका चौड़ा हिस्सा हो गया और ऊपर जाकर के ये जाकर के सकड़े हो जाते हैं। इस कंडीशन से ऊपर जाकर के क्या हो जाते हैं, ये सकड़े हो जाते हैं। यहां से चौड़ा हो गया और ऊपर जाकर के ये क्या हिस्सा हो जाता है, यहाँ सकड़ा हिस्सा हो जाता है इनका। ऐसे ऐसे देखना, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही अच्छी चीज है, समझिए आप। ऐसे इस कंडीशन से और ऊपर लास्ट में जाकर के ये यहाँ पर क्या हो जाते हैं, अधिक सकड़े हो जाते हैं। तो जैसा मेरे प्यारे दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है, इस प्रकार के जो स्लॉट है, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए आर्मेचर का वह कौन सा खांचा है, आर्मेचर का वह कौन सा खांचा है जिसमें आधार भाग तो उस स्लॉट का अधिक चौड़ा होता है, उसका व्यास ज्यादा होता है। देखिए स्टार्टिंग में नीचे तो चौड़ा है और ऊपर उसका शीर्ष भाग क्या होता है, सकरा होता है, कम चौड़ाई में होता है। तो वो कौन से खांचे कहलाएंगे, ये अर्धबंद स्लॉट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अर्धबंद स्लॉट आपके ये कहलाते हैं। तो क्या बात आपको समझ में आ गई होगी। एक समान चौड़ाई में कटे हैं खुले स्लॉट, शीर्ष भाग कम चौड़ा, आधार भाग अधिक चौड़ा, तो अर्धबंद स्लॉट कहलाते हैं। नंबर 3, तीसरा पॉइंट आपका क्या होगा, और तीसरा पॉइंट होगा मेरे प्यारे दोस्तों, और वो है आपका बंद स्लॉट। कौन सा स्लॉट है, ये बंद स्लॉट है।
बंद स्लॉट है, जिसको हम क्लॉज कहते हैं, क्लॉज स्लॉट के नाम से भी जाना जाता है, इनको हम क्लॉज स्लॉट के नाम से भी जानते हैं। देखिए क्या होता है, नाम से इसकी परिभाषा क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों कि बंद का मतलब क्या होता है, इस प्रकार के खांचे कैसे होते हैं, छिद्रनुमा होते हैं। इस प्रकार के खांचे कैसे होते हैं, इस प्रकार के खांचे छिद्रनुमा होते हैं। कैसे होते हैं, छिद्रनुमा होते हैं, छिद्रनुमा होते हैं। आपको मतलब जैसे इस कंडीशन से होते हैं, ये गोल 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 से आपके छिद्रनुमा होते हैं। इनमें डायरेक्टली सीधे ही बाइंडिंग स्थापित नहीं कर सकते, हमें क्या करना है, इनमें बाइंडिंग करना। इस प्रकार के खांचों में, कैसे खांचों में, बंद स्लॉट में बाइंडिंग करना बहुत कठिन होता है। इनके अंदर जो छिद्र होते हैं तो इनमें हमें कॉपर वायर को, बाइंडिंग वाले तार को अंदर पुरोना होता है और बहुत अधिक समय लगता है। तो इस प्रकार के जो खांचे होते हैं, तो आपको ध्यान रखना, छिद्रनुमा जो खांचे होते हैं उन्हें हम कौन सा खांचा कहेंगे, बंद स्लॉट कहेंगे। वह कौन सा स्लॉट है आर्मेचर वाइंडिंग का करने के लिए, वह कौन सा स्लॉट है जिसमें बाइंडिंग करने में हमें बहुत ज्यादा समय लगता है, याद होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, बंद स्लॉट है। और वह कौन सा स्लॉट या खांचा है जिसमें बहुत कम समय में हम आर्मेचर पर बाइंडिंग कर देते हैं, वो ओपन स्लॉट है। कौन सा स्लॉट है, ओपन स्लॉट है। क्या बात क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ तक मेरे प्यारे दोस्तों मैंने अभी तक आपको 5-7 पॉइंटों के बारे में चर्चा की कि भाई आर्मेचर क्या है, डीसी जनरेटर का घूमने वाला भाग आर्मेचर है। आर्मेचर का आकार कैसा होता है, बेलनाकार होता है। आर्मेचर किस धातु का बना होता है, सिलिकॉन स्टील का बना हुआ होता है। आर्मेचर पर वाइंडिंग स्थापित करने के लिए जो स्लॉट या जो खांचे कटे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, स्लॉट कहते हैं। ये जो खांचे हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार से कटे होते हैं। एक ओपन स्लॉट, एक अर्धबंद स्लॉट और एक बंद स्लॉट। ओपन स्लॉट का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि ओपन स्लॉट का मतलब होता है कि जो एक समान चौड़ाई में खांचे कटे हैं, ओपन स्लॉट कहलाएगा, जिसमें आर्मेचर पर बाइंडिंग करना आसान होता है, कम समय में अधिक बाइंडिंग की जा सकती है। इसके बाद में नंबर 2 पर आपने पढ़ा था, कौन सा स्लॉट पढ़ा था मेरे प्यारे दोस्तों, अर्धबंद स्लॉट, सेमी क्लॉज स्लॉट होता है। इसमें क्या होता है, इस स्लॉट में शीर्ष भाग पर कम चौड़ाई होती है और आधार भाग में नीचे अधिक चौड़ाई होती है। और तीसरे नंबर पे बंद क्लॉज स्लॉट पढ़ा आपने, जिसको हम बंद कहेंगे, अर्थात ये छिद्रनुमा होते हैं और इनमें बाइंडिंग करना कठिन होता है। क्या बात क्लियर हो गई। अब मेरे प्यारे दोस्तों अभी आर्मेचर की और चर्चा देखिए। इस आर्मेचर का मुख्य कार्य क्या है, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा आर्मेचर पर हमने क्या कर दिए, स्लॉट काट दिए, जिन पर हम क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं। तो एक बात ध्यान रखना, आर्मेचर पर स्थापित की जाने वाली वाइंडिंग, आर्मेचर पर स्थापित की जाने वाली वाइंडिंग क्या कहलाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, आर्मेचर वाइंडिंग कहलाती है। अरे नाम से स्पष्ट है, ये तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई आर्मेचर वाइंडिंग किसे कहेंगे, तो आप कहेंगे आर्मेचर पर स्थापित की जाने वाली वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग कहलाती है। लेकिन फिर क्वेश्चन ये बनता है कि आर्मेचर वाइंडिंग कितने प्रकार की होती है, होती कितने प्रकार की है, तो आप कहेंगे आर्मेचर वाइंडिंग 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। क्लियर होगी कहानी। अब आप कहेंगे आर्मेचर पर बाइंडिंग कितने प्रकार की करते हैं, हम 2 प्रकार की करते हैं। वो कौन कौन सी है, नंबर 1 आर्मेचर पर बाइंडिंग 2 प्रकार की करते हो, कौन कौन सी है, एक तो होती है प्यारे दोस्तों लैप बाइंडिंग। आर्मेचर पर 2 प्रकार की बाइंडिंग करते हैं, जिसमें एक है लैप बाइंडिंग और दूसरी है वेव बाइंडिंग। कौन सी बाइंडिंग, वेव बाइंडिंग, वेव वाइंडिंग।
आर्मेचर पर दो प्रकार की बाइंडिंग करते हैं, लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग। अब मेरे प्यारे दोस्तों बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनता है। निम्न में से आर्मेचर पर स्थापित की जाने वाली बाइंडिंग होती है। ऑप्शन ए स्टार्टिंग बाइंडिंग, ऑप्शन बी रनिंग बाइंडिंग, ऑप्शन सी वेव बाइंडिंग, ऑप्शन डी आपका लैप बाइंडिंग, पर एक ऑप्शन देना चाहूंगा ऑप्शन ई, सी तथा डी दोनों। तो जवाब होना चाहिए ये दोनों ही बाइंडिंग। कौन कौन सी? लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग दोनों कहां की जाती है? आर्मेचर पर की जाती है। क्लियर हुई बात? आर्मेचर पर स्थापित की जाने वाली बाइंडिंग क्या कहलाएगी? आर्मेचर बाइंडिंग कहलाती है। आर्मेचर बाइंडिंग कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, एक तो लैप बाइंडिंग और एक वेव बाइंडिंग। अब प्यारे दोस्तों बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट यहां से निकल के आया कि सर हमें ये तो बताओ कि बाइंडिंग किस धातु की बनी होती है। तो ध्यान रखना कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप हुआ, आर्मेचर बाइंडिंग ताम्र धातु की बनाई जाती है। किसकी? ताम्र धातु की बनी होती है। ताम्र धातु कॉपर मेटल होता है ना, ताम्र धातु की बनी होती है या बनाई जाती है। प्यारे दोस्तों कई बार क्वेश्चन आया डीसी जनरेटर में आर्मेचर बाइंडिंग किस धातु की बनी होती है? आर्मेचर बाइंडिंग आपको क्वेश्चन में मिलेगा लोहे की, तांबे की, जस्ते की, पीतल की। जवाब क्या दोगे? तांबे की बनी होती है। चलो ये बात आपको क्लियर हो गई। फिर नेक्स्ट बिंदु पर फिर पुनः हम चर्चा करते हैं। अब प्यारे दोस्तों यहां से प्यारे से दो क्वेश्चंस जो मैं कहूंगा कॉम्पिटिशन लेवल के एग्जाम में, आईटीआई के एग्जाम्स में, पॉलिटेक्निक के एग्जाम्स में बहुतायत बार मुझे देखने को मिले हैं। आप पिछले सालों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आप उठा के खुद स्वयं भी देख लीजिएगा। वे क्वेश्चंस कौन से ध्यान दीजिएगा, आपको समझना है और कंठस्थ याद भी करना है। लैप बाइंडिंग में कौन सी बाइंडिंग में? लैप बाइंडिंग में, लैप बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या, समांतर पथों की संख्या, समांतर पथों की संख्या कितनी होती है? लैप बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या, जो अभी भाग अपने कल पढ़े थे ना डीसी जनरेटर में जो पोल लगे होता है ना, जैसे फील्ड पोल, उसमें डीसी जनरेटर में 4 पोल है कि 8 पोल है कि 6 पोल है। तो लैप बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होती है। पोलों की संख्या के क्या होती है? बराबर होती है। क्या बात क्लियर हुई ये बात? अब मेरे प्यारे दोस्तों यहां अगर ऐसे भी नहीं देगा, शॉर्ट में कैसे देगा आप ध्यान रखना। समांतर पथों की संख्या को, जैसे विद्युत धारा को I से, प्रतिरोध को R से, वोल्टेज को V से, लंबाई को हम M अर्थात मीटर में दर्शाते हैं, सॉरी L से, ऐसे के सेम डिटो समांतर पथों की संख्या को हम क्या लिखते हैं? A से दर्शाते हैं, और पोलों की संख्या को हम किससे दर्शाते हैं? P से। तो मैंने क्या लिखा? लैप बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या यानी A, पोलों की संख्या यानी P कैसी होती है? बराबर होती है। तो A बराबर P होता है। क्या बात क्लियर हो गई? डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा लैप बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या होती है। ऑप्शन ए 2, 4, 6 या पोलों की संख्या के बराबर। तो समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होती है। कौन सी बाइंडिंग में? लैप बाइंडिंग में। बात क्लियर हो गई होगी। एक और पॉइंट, फिर आपसे जब ये क्वेश्चंस बनता ही है, कई बार पूछे हैं तीनों क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर, ये क्वेश्चन भी अपने आप में थोड़ा मोस्ट है। फिर पूछ लिया जाए वेव बाइंडिंग में, कौन सी बाइंडिंग में? ध्यान रखना वेव बाइंडिंग में, कौन सी बाइंडिंग में? वेव बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या, समांतर पथों की संख्या कितनी होती है बताइए? 2 होती है। प्यारे दोस्तों याद रखना है। अब कंफ्यूज होगा, ये अब तो याद हो रहा है, लेकिन जैसे आप एग्जाम के अंतर्गत देखोगे वहां क्वेश्चन सपोज आ गया तो आप कंफ्यूज रहोगे कि पढ़ा तो है, आंसर याद तो है, लेकिन 2 आंसर किसका था?
लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या का या वेव वाइंडिंग में। तो प्यारे दोस्तों देखिए, आपको डायरेक्टली याद करवा दूं, वे कितने वे आ रहे हैं, यहाँ वे कितनी बार आया, 2 बार आया, वे कितनी बार आया, 2 बार आया। तो वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और बाकी लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या कितनी होगी, पोलों की संख्या के बराबर होती है। क्या बात क्लियर हुई? एक बार फिर रिपीट करूं, अभी आर्मेचर कंप्लीट नहीं हुआ, आर्मेचर के ऑल क्वेश्चंस मैं आपको आज कंप्लीट करवाऊंगा। आर्मेचर पर स्थापित की जाने वाली वाइंडिंग क्या कहलाती है प्यारे दोस्तों, आर्मेचर वाइंडिंग कहलाती है। आर्मेचर वाइंडिंग कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग होती है। क्लियर हो गई कहानी, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग होती है। आर्मेचर पर जो वाइंडिंग की जाती है वो किस धातु की जाती है, ताम्र धातु की जाती है। आर्मेचर वाइंडिंग तांबे की बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है, पोलों की संख्या के बराबर। और वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या केवल 2 होती है। क्या बात क्लियर हो गई? अभी ये सारी चर्चा हम किस पे कर रहे हैं, अभी आर्मेचर पर कर रहे हैं। अभी आर्मेचर कंप्लीट नहीं हुआ, आर्मेचर के नेक्स्ट पॉइंट अब देखना है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका मुख्य कार्य क्या होता है। आर्मेचर का मुख्य कार्य क्या होता है, ये क्या करता है, चुंबकीय फ्लक्स का या मैं कहूं चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन करके जो आर्मेचर पर जो स्लॉट कटे थे, जो खांचे कटे थे, जिनमें हमने जो वाइंडिंग कर रखी थी, उस वाइंडिंग में विद्युत भागबल पैदा करना किसका काम है, आर्मेचर का काम है। क्या करना, मैं कहूंगा चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन कर, या मैं कहूंगा चुंबकीय फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स का। अब ये चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, मैंने आपको बताया भी है, चुंबकीय बल रेखाओं का पुंज, ग्रुप ऑफ टोटल चुंबकीय बल रेखाएं। जैसे कि पढ़ा होगा छोटी क्लास में, ये कोई चुंबक है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव से ये चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं, ऐसे ही आपकी यहां से इस तरीके से ये निकल रही है। तो अब ये ग्रुप ऑफ मैग्नेटिक फोर्स रेखाएं जितनी हैं आपकी, इनका ग्रुप बन गया। तो ये टोटल कितनी चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये पूरा चुंबकीय बल रेखाओं का क्या हो रहा है, ग्रुप बन रहा है, एक फ्लक्स बन रहा है, एक पुंज बन रहा है। तो इसे हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या ही चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको जब चैप्टर हम पिछली आपने देखा होगा फर्स्ट ईयर आईटीआई के अंतर्गत आप पढ़ चुके होंगे, फर्स्ट ईयर में चुंबक वाले चैप्टर में चुंबकीय फ्लक्स के बारे में पूर्णतः जानकारी आपको मिलती है। आपको पता है चुंबकीय फ्लक्स का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, फाई होता है, और इसका मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। अब क्या करते हैं हम, चुंबकीय फ्लक्स का छेदन करके, अर्थात उनको काट करके, छेदन करके आर्मेचर वाइंडिंग में, कौन सी वाइंडिंग में, आर्मेचर वाइंडिंग में, आर्मेचर वाइंडिंग में क्या पैदा करना, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल पैदा करना। क्या होता है, कार्य होता है किसका, आर्मेचर। बहुत बार जब मैं क्वेश्चन पूछ ले, कोई पूछ ले भाई आर्मेचर क्या काम आता है डीसी जनरेटर के अंदर, आप फट से जवाब दो भाई, क्या आर्मेचर का मुख्य कार्य है चुंबकीय फ्लक्स का छेदन करके आर्मेचर वाइंडिंग में क्या पैदा करना, विद्युत भागबल पैदा करना। किसका काम है, आर्मेचर का कार्य है। चलो यहां तक बात हो गई मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जो ये आर्मेचर सिलिकॉन स्टील की पत्ती है, इनको लैमिनेटेड करके बनाते हैं। इनको लैमिनेटेड क्यों करते हैं, रीजन क्या है, तो ध्यान रखना, आर्मेचर को, आर्मेचर में 2 क्षति होती है, 2 हानि होती है। आपने देखा होगा डीसी जनरेटर, आगे पढ़ेंगे क्षति, या ट्रांसफार्मर में भी आपने पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में, याद हो तो मैं बोल रहा हूं, एडी करंट क्षति जिसको भंवर धारा हानि कहते हैं, एक हिस्टैरिसीस क्षति, हिस्टैरिसीस क्षति। तो मूलतः ये भंवर धारा हानि को कम करने के लिए, लेकिन दोनों को भी कम करता है, इफेक्ट तो उसमें भी पड़ता है। तो आर्मेचर में एडी करंट क्षति, एडी करंट क्षति या हिस्टैरिसीस एवं हिस्टैरिसीस क्षति, जिसको हम शैथिल्य क्षति भी कहते हैं, हिस्टैरिसीस, हिस्टैरिसीस क्षति
के मान को क्या करने के लिए, के मान को कम करने के लिए, कई बार क्वेश्चन आया कम करने के लिए आर्मेचर की जो कोर है उनको आर्मेचर में एडी करंट क्षति, हिस्टैरिसीस क्षति के मान को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को क्या किया जाता है, लैमिनेटेड। सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को लैमिनेटेड किया जाता है। पत्तियों को क्या किया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, लैमिनेटेड किया जाता है। आपसे बार बार ये क्वेश्चंस पूछ भी दे, एक बार फिर रिपीट करूंगा। आपसे पूछे कि आर्मेचर का कार्य क्या है, तो आर्मेचर का मुख्य कार्य चुंबकीय फ्लक्स का छेदन करके आर्मेचर वाइंडिंग में क्या पैदा करना, विद्युत भागबल पैदा करना होता है। आर्मेचर में एडी करंट क्षति एवं हिस्टैरिसीस क्षति के मान को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को लैमिनेटेड किया जाता है, लैमिनेटेड करके बनाया जाता है। प्रश्न आता है सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को लैमिनेटेड क्यों किया जाता है, तो जवाब दोगे एडी करंट क्षति जिसको हम भ्रमण धारा हानि, हिस्टैरिसीस क्षति जिसको शैथिल्य हानि के नाम से भी जानते हैं, इनके मान को कम करने के लिए बनाया जाता है। क्लियर होगी कहानी। यहाँ एक बात और ध्यान रख लो, सिलिकॉन स्टील की जो आर्मेचर किसका बना होता है, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को लैमिनेटेड करके बनाया जाता है आर्मेचर। तो सिलिकॉन स्टील की जो हम पत्ती काम में लेते हैं आर्मेचर बनाने के लिए, उन पत्तियों की मोटाई कितनी होती है, कितना व्यास होता है, उन पत्तियों की मोटाई कितनी होती है, तो याद रखना 0.35 mm से 0.60 mm तक लगभग होती है। प्यारे दोस्तों, कई बार क्वेश्चन आया सिलिकॉन स्टील की जो पत्ती है उन पत्तियों की मोटाई, उसका व्यास कितना होता है, 0.35 mm से 0.60 mm। अर्थात क्या हुआ समझिए, आर्मेचर सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से बनता है, तो आर्मेचर सिलिकॉन स्टील का बना, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को लैमिनेटेड करके बनाया जाता है, मोल्डेड करके बनाया जाता है। अब लैमिनेटेड या मोल्डेड क्यों किया जाता है, हिस्टैरिसीस हानि और एडी करंट हानि को कम करने के लिए। अब कितनी मोटी पत्ती लेते हैं आर्मेचर बनाने के लिए, अर्थात सिलिकॉन स्टील की कितनी मोटी पत्ती हम आर्मेचर बनाने के लिए लेते हैं, तो उसकी साइज क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, 0.35 mm से 0.60 mm है। तो मेरा मानना है प्यारे दोस्तों, आज अब प्रेजेंट में हम आर्मेचर की कंप्लीट व्याख्या हम कर चुके हैं। एक बार मैं सारा कॉन्सेप्ट आर्मेचर के बारे में जो आज आपने पढ़ा है उसको मैं रिपीट करता हूँ। सबसे पहले आपको बताया मैंने कि आर्मेचर क्या है, तो डीसी जनरेटर का घूमने वाला भाग आर्मेचर कहलाता है। आर्मेचर किस धातु का बना होता है, आपको पता है सिलिकॉन स्टील का बना होता है। आर्मेचर का आकार कैसा होता है, बेलनाकार होता है। आर्मेचर पर बाइंडिंग स्थापित करने के लिए जो खांचे, जो स्लॉट कटे हुए थे, उन्हें हम क्या, उन खांचे कटे हुए होते हैं उन्हें हम स्लॉट कहते हैं। स्लॉट 3 प्रकार के थे, आपका खुला स्लॉट, अर्धबंद स्लॉट, बंद स्लॉट। खुले स्लॉट ऐसे खांचे या ऐसे खांचे जिनकी एक समान चौड़ाई में कटे होते हैं, खुले स्लॉट कहलाते हैं। ऐसे खांचे जो शीर्ष भाग पर तो सकड़े और नीचे आधार भाग पर थोड़े अधिक चौड़ाई में होते हैं, उन्हें हम अर्धबंद स्लॉट कहते हैं। बंद स्लॉट छिद्रनुमा आकार के जो स्लॉट होते हैं उन्हें बंद स्लॉट कहते हैं। किस प्रकार के खांचों में आर्मेचर पर बाइंडिंग करना कठिन होता है और अधिक समय लगता है, तो बंद स्लॉटों में। किस प्रकार के खांचों में या स्लॉटों में आर्मेचर पर बाइंडिंग करना आसान होता है और अल्प समय लगता है, वो है आपका ओपन स्लॉट। क्लियर हुआ। आर्मेचर पर जो बाइंडिंग स्थापित की जाती है उसे आर्मेचर बाइंडिंग कहते हैं, जो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है मेरे प्यारे दोस्तों कौन सी बाइंडिंग, आपने अभी पढ़ा लैप बाइंडिंग और वेब बाइंडिंग। लैप बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या 2 होती है, पोलों की संख्या के बराबर होती है, और वेब बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। फिर बाकी का मैं कर ही रहा हूं। आर्मेचर का कार्य क्या है, चुंबकीय फ्लक्स का छेदन करके आर्मेचर वाइंडिंग में विद्युत भागबल पैदा करना।
आर्मेचर में ये मैंने बता ही दिया। सिलिकॉन स्टील की पत्तियों की मोटाई कितनी होती है? 0.35 mm से 0.60 mm तक होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपका ये आर्मेचर कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार प्रतिदिन हम डे के पार्ट डे हम इसके डीसी जनरेटर के कल हम नेक्स्ट पार्ट इसका कम्यूटेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट होगा के बारे में हम चर्चा करेंगे कल की क्लास में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन बटन को दबा करके आप सब्सक्राइब कीजिए। और ऑल द स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर द वाचिंग वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।